कि एआई मशीन का यूज करके हम ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने जा रहे हैं, वही है एआई। व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई बनता कैसे है? बट अगर जनरेटिव एआई को ढंग से ट्रेन ना किया जाए तो जनरेटिव एआई तुम्हें बॉम्ब बनाने तक का आइडिया दे सकता है। कोई बंदा चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल यूज कर रहा है अपनी हेल्प के लिए, तो अब बहुत सारे लोगों का काम तो चैट जीपीटी कर रहा है ना, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि 8 बंदे जो एक काम मिलके कर रहे थे, अब वो काम एक बंदा कर सकता है, तो 7 लोगों की तो जॉब चली गई ना भाई। जनरेटिव एआई की हेल्प से हम पैसे कैसे कैसे कमा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने डिस्कस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हमने समझने की कोशिश करी है कि जनरेटिव एआई काम कैसे करता है। तो आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं स्पर्श कंडपाल। स्पर्श ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जनरेटिव एआई को इंक्लूड किया है एंड कुछ इंटर्नशिप करी है जनरेटिव एआई के बारे में। तो इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक देखिए एंड एंजॉय द हर्ष पांडे शो। Hi bro, welcome to the show. Thank you Harsh, thank you for having me here. Really excited today. भाई आज हम जनरेटिव एआई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड जेन एआई को समझने वाले हैं कि जेन एआई होता क्या है। तो सबसे पहले तू अपने बारे में बता एंड ये बता कि तूने जनरेटिव एआई में काम क्या किया है। श्योर। तो मेरा नाम स्पर्श कांडपाल है एंड अभी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरी जनरेटिव एआई की जर्नी शुरू हुई थी 2 साल पहले, जब मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप मिली थी इस डोमेन में। जो पहली इंटर्नशिप थी जेन एआई की, उसमें मेरा काम था एकेडमिक इंटर्न का। अभी एक तो मेरी लाइफ की पहली इंटर्नशिप, उसके ऊपर से किसी ऐसे डोमेन में जिसके बारे में तो किसी और ने सुना भी ना हो, तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जब मैं उस इंटर्नशिप में गया तो मेरे को काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली एंड काफ़ी नई नई चीज़ों से मुझे एक्सपोज कराया गया। मेरा मेन पर्पस ऑफ वर्क जो वहाँ पर था वो ये था कि जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी उनके टास्क हैं, उन्हें ऑटोमेट करना, उनमें जनरेटिव एआई लगाना और उनका आउटकम निकालना। अभी इनिशियली सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत चैट जीपीटी उससे पहले चला लिया था, क्योंकि चैट जीपीटी नया नया आया था और मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड था उस चीज़ को देखने के बाद कि जो भी क्वेरी आप डालते हो उसके बेसिस पे आपको फटाफट आंसर मिल जा रहा है। गूगल की तरह नहीं कि आप एक वेब पेज खोलो दूसरे वेब पेज पे जाओ, ऐसे वाला सीन नहीं। तो मेरी इंटर्नशिप में मेरा जो सबसे पहला रोल था, अगर मैं कहूँ जो सबसे पहला काम मैंने किया, वो था एक बेसिक चैटबॉट बनाना। तो वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क, लैंगचेन वगैरह से हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया गया, काफ़ी सारे वेक्टर डेटाबेसेस से हम इंट्रोड्यूस कराया गया, ओपन एआई वगैरह का। व्हाट इज चैटबॉट ब्रो? यार चैटबॉट अगर मैं कहूँ, चैटबॉट इज बेसिकली लाइक तुम एक बंदे से बात कर रहे हो बट दैट गाय और दैट गर्ल इज बेसिकली एआई। तो मैं उसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, वो मुझे आंसर दे रहा है। जैसे मैं और तू अभी बात कर रहे हैं, हम दोनों भी एक चैटबॉट की तरह हो सकते हैं। तो अगर हम फोन पे देखें तो हमारा व्हाट्सएप भी एक चैटबॉट का ही सिस्टम है कि तू मुझसे बात करे, मैं तुझसे बात करूँ। बट फर्क सिर्फ इतना है, अभी मैं सपोज तुझसे बात करो बट तू इंसान नहीं हो के मशीन है एंड यू आर आंसरिंग ऑल माय क्वेरीज। ओके, सो वैसा वाला केस था एआई और उसका। देन आई गॉट टू नो द डिफरेंस ऑफ एआई एंड एमएल, जो कि मैं काफी टाइम से कंफ्यूज करता आ रहा था, क्योंकि मेरे लिए एआई एमएल एक ही चीज थी। ये बहुत सारे लोगों के लिए एआई एंड एमएल एक ही चीज है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे और बता दे दोनों होते क्या क्या हैं। मैं इसको एक बहुत स्टोरी बोर्ड के फॉर्मेट में एंड रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे तू बता। ठीक है, तो इमेजिन कर कि 2 लोग हैं, एक ए एक बी। ए बचपन से सुपर स्मार्ट है, ए प्रोडिजी है, ए के पास बहुत ज्यादा दिमाग है। तू ए को कोई भी टास्क देगा, ए कर देगा। ठीक है, अभी हम ए को बोलेंगे कि भाई तू ये काम कर दे, ए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो काम खत्म कर देगा। सेम टाइम पे एक इंसान है बी। अभी बी उतना प्रोडिजिकल नहीं है, लेकिन बी हार्डवर्क करता है। हार्डवर्क कैसे? बी सीखता है नई नई चीजें। बी को अगर कोई चीज नहीं आती, बी टाइम देगा, बी सीखेगा, बी अपने आप को उस चीज में रिफाइन करेगा और बी भी कोशिश करेगा कि वो उस आउटपुट को मैच करे जो एक्सपेक्टेड है। अभी ये ए और बी एआई और एमएल की तरह है। एआई का फंडा ये रहता है कि एआई पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रेंड है, काफी सारे डेटा सेट्स पे तुम जो आंसर बोलोगे रेडी करेगा। एमएल का फंडा कुछ और है। एमएल सीखता है एंड देन तुम्हारे को रिजल्ट और वो देगा कि तुम्हारा एनालिसिस क्या है। तो ये एक जो डिफरेंस है ये एआई एमएल का है। हाँ डेफिनेटली जब आप डाउन द लाइन जाओ, जब आप इसमें रिसर्च करोगे तो सब एक ही सर्कल का पार्ट है। तो आपके पास एक एआई आता है, फिर उसका सब पार्ट एमएल है, देन उसका सब पार्ट डीएल है। बट अगर आप एक डिफरेंशिएटिंग वे में देखोगे तो डिफरेंशिएटिंग वे में ऐसा है, एआई का जो बेसिक फंडा मैं कहूंगा, जो बेसिक रोल मैं कहूंगा, वो यही है कि एआई मशीन का यूज करके हम ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने जा रहे हैं, वही है एआई। व्हाट इज जनरेटिव एआई?
यार जनरेटिव एआई एज द नेम से जितना भी पुराना डेटा है, जितना भी पुराने डेटा पे उसे फीड किया है, एंड पुराना डेटा कोई छोटा मोटा नहीं कि कोई CSV फाइल कैगल से उठा के डाल दिया, कोई इमेज का फोल्डर कहीं से उठा के डाल दिया। पुराना डेटा मतलब बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे जितना वो ट्रेंड रहता है, उसके बेसिस पे तुम कोई भी क्वेरी डालोगे तुम्हारे को एक आंसर वो करके देगा, प्रोड्यूस करके देगा। अब ये चीज़ किस किस चीज़ों पर डिफर करती है? तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, रैंडमनेस, टेम्परेचर इज इक्वल टू रैंडमनेस। अब जनरेटिव, अभी मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में मिक्सअप करूंगा यहाँ पर, क्योंकि जनरेटिव एआई तो टेक्निकल टर्म तू जो भी लेगा ना वो एक्सप्लेन भी करते कि जाना। श्योर। तो देखो मैं क्या कह रहा था, जनरेटिव एआई का जो मेन फंक्शनैलिटी है, जनरेटिव एआई एज द नेम सजेस्ट जनरेटिव, कुछ जनरेट करेगा तुम्हारे लिए आउटपुट में। तो जितना भी पुराना डेटा है, शायद तुमने 10 चीजें उसको 10 प्रॉम्प्ट से ट्रेन कर रखा है। सपोज मैंने एक चैटबॉट को 11वां प्रॉम्प्ट 10 प्रॉम्प्ट्स के सेम नहीं होगा, बट कुछ ऐसा होगा जो कि उनकी मदद से इनकॉर्पोरेट करके बनाओ। तो जनरेटिव एआई कुछ वैसा सा, अगर मैं लेमैन टर्म से बात करूँ तो। Okay, and what is difference between generative AI and the traditional AI that we are using? Because हमने AI टर्म अराउंड 1960s से AI टर्म यूज होना चालू हो गया था USA में, बट जनरेटिव AI अभी 2 साल पुराना है जब से ChatGPT आया मार्केट में। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव AI एंड ट्रेडिशनल AI? ट्रेडिशनल एआई का फंडा ये रहता था कि द डेटा सेट वाज नॉट दैट ह्यूज एंड वी वांटेड और वी एक्सपेक्टेड अ फिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स। हमारा कोई ऐसा वेरिएड सेट ऑफ रिजल्ट नहीं होता था कि भाई कुछ नया जनरेट होके मिले। तुमने एक डेटा दिया, उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन होता था, उसी के बेसिस में एक एनालिसिस और आउटपुट निकल के आता था। जनरेटिव एआई का फंडा इज टोटली डिफरेंट। जनरेटिव एआई यानी कुछ नया ही प्रोड्यूस करके देगा तुम्हें। तो अगर इंजीनियरिंग टर्म्स में और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के हिसाब से बोलूँ, असाइनमेंट्स, अभी मेरा असाइनमेंट ChatGPT ने आज से पहले कभी देखा ही ना हो, लेकिन मैं उसे असाइनमेंट दूंगा, वो मेरे को क्वेश्चंस के आंसर फेच करके देगा। कहाँ से? अलग अलग पैरामीटर से। सपोज उसको किसी बुक पे ट्रेन किया गया, उस बुक में वो कीवर्ड्स होंगे, वो कीवर्ड्स वहां से फेच करेगा। सपोज कोई वेब पेज है, वहां पर वैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन है, वो वहां से फेच करेगा। देन वो अगर एक लेमैन टर्म्स में सबको एक साथ प्रोसेस करेगा, देन वो एक आंसर देगा जो उसके हिसाब से एक्यूरेट है और जो उसकी एक्यूरेसी पे काफी ज्यादा वो है, एपिटमी पे है। तो ऐसे से फंडे पे जनरेटिव एआई चलता है। ट्रेडिशनल एआई समथिंग वेरी डिफरेंट। ट्रेडिशनल एआई तुम एक फिक्स सेट ऑफ डेटा दो और तुम एक फिक्स सेट ऑफ आउटपुट ही एक्सपेक्ट करो। एग्जाम्पल के हिसाब से समझा सकता है क्या कि ट्रेडिशनल एआई के ये एग्जाम्पल्स हैं और जनरेटिव एआई के ये सारे एग्जाम्पल्स मार्केट में हम यूज कर रहे हैं? चलो मैं जनरेटिव एआई से स्टार्ट करता हूँ। जनरेटिव एआई के एग्जांपल्स में काफी सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपका नॉर्मल टेक्स्ट टू, जो आपका टेक्स्ट जनरेशन है, आपका स्पीच जनरेशन है। अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक में जाऊँ जनरेटिव एआई के, तो आपका इमेज जनरेशन है। डाली जो बॉट है वो इमेज जनरेशन के लिए है। दाविंची करके जो बॉट्स हैं, दोज आर फॉर इमेज जनरेशन। देन आपका ओपन एआई का सोरा था वीडियो जनरेशन के लिए। अभी ऐसा तो कुछ था नहीं कि पुरानी वीडियोस थी उन्हीं पे बेस्ड कुछ बना आ रहा है, सारी नई वीडियोस हैं, किसी ने नहीं देखी, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, तो वैसे वाले सीन पे वो चीजें बनती हैं। ट्रेडिशनल एआई का फंडा है समथिंग वेरी डिफरेंट। ट्रेडिशनल एआई में तो एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिशनल एआई चिट्टी रोबोट वाली जो मूवी थी, हर एआई क्लास में ये वाला एग्जांपल दिया जाता है। एक फिक्स सेट ऑफ डेटा पे उसे ट्रेन किया गया था, एक फिक्स सेट ऑफ डेटा पे वो काम कर रहा था। हाँ, जब वो एक्सटेंसिवली, इफ यू हैव सीन द मूवी, एक्सटेंसिवली वो चेंज कर रहा था, दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। बट हाँ, एक फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स पे उसको ट्रेन किया था, काफी सारे कॉम्प्लेक्स पर, एक फिक्स सेट ऑफ आंसर में हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसा वो स्मार्ट वर्क करे। तो दैट वाज ट्रेडिशनल एआई, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो जनरेटिव एआई क्या करता है कि हम जो भी उसको जनरेट कराने के लिए बोलते हैं वो जनरेट करा देता है, जैसे कि टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो, राइट। एंड क्या क्या हो सकता है और? यार जनरेटिव एआई की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो कोई भी फंक्शनैलिटी हो। अगर मैं उसे हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो कोई फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। नहीं, मैं नए गाने प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं मूवीज बना सकता हूँ, मैं डायलॉग्स लिख सकता हूँ। जनरेटिव एआई की कोई बाउंड्री नहीं है। सिंस अभी नई ये फील्ड डेवलप हुई है, इसमें काफी ज्यादा काम चल रहा है, काफी सारी टॉप कॉर्पोरेशन, टॉप कंपनीज इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो आई थिंक डाउन द लाइन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में काफी प्रोग्रेस है जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते किस स्केल पे जाएगा। भाई तू एक बार एक्सप्लेन कर सकता है क्या डिटेल में कि जनरेटिव एआई बनता कैसे है? जैसे कोई भी एक एआई है, ओपन एआई का, हम अगर टेक्स्ट जनरेशन वाला एआई लेंगे तो वो टोटल ओवरऑल बना कैसे होगा? या फिर हम दाविंची या फिर डाली का इमेज जनरेशन वाला देखेंगे, तो ये दोनों बने कैसे हैं? ओके यार देख, कोई भी एआई मॉडल, कोई भी एमएल मॉडल या कोई भी डीएल मॉडल, सब में सबसे क्रूशियल जो चीज रहती है वो रहती है डेटा। फिर आगे की प्रोसेसिंग आप कैसे भी डिफर करो, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कहते हैं डेटा सबसे, मतलब इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो
जब आप चैट जीपीटी की बात करो, मैं चैट जीपीटी के टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन से एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो जब आप टेक्स्ट की बात करो, जो नॉर्मल चैटबॉट है, उसमें एक टर्म यूज होती है एलएलएम। एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, काफी सारे पैरामीटर्स पे वो मॉडल ट्रेंड है एक लैंग्वेज के बेस पे। तो दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सबसे पहले तो हम काफी सारे डेटा सेट लेते हैं, काफी सारे डेटा सेट, ऐसा नहीं थोड़े बहुत डेटा सेट। अभी तक अगर मैं चैट जीपीटी का एग्जैक्ट, इफ आई गो बाय द नंबर्स, आई डोंट नो, लास्ट टाइम इट वाज 2020 तक, अभी 2022 कर दिया है। 2022 तक जितना डेटा इंटरनेट पे है, सारा डेटा चैट जीपीटी ट्रेंड है सारे डेटा पे। तो अगर तू देखेगा तो ये सारा डेटा उस पर ऑलरेडी ट्रेंड है। एंड अगर जैसे लामा 13 भी है, लावा 7 भी है, तो ये 7 भी कोई उनका टाइटल नहीं है, ये बिलियन पैरामीटर्स है कि इतने पैरामीटर्स पे वो ट्रेंड है ऑलरेडी। तो ये पैरामीटर्स पे पहले ये बॉट्स को ट्रेन किया जाता है। अभी ये बॉट एक सुपर स्मार्ट इंसान बन गया है भाई, इसने सारे पैरामीटर्स पे ट्रेनिंग ले लिए। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कुछ अब इस बॉट के कुछ ट्रेन कैसे किया जाता है बॉट? बेसिक डेटा फीडिंग रहता है इनका कि भाई जितना डेटा है सारा फीड करा दो, फाइन ट्यून करा दो। अब सिंस एलएलएम का अप्रोच क्या रहता है, एलएलएम में यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, काफी बड़ा सर्वर चाहिए, काफी सारे लोग चाहिए जो पूरा डेटा फीड कराएं, पूरा डेटा प्रोसेस कराएं। तो वो वाली चीज तो इट्स वे टू इंटेंसिव। बट अगर एक होल क्रक्स में देखो, काफी सारा डेटा एक छोटे से एरिया में आके कॉम्पैक्ट करा जाता है, उसको अगर उस वे में लेना जाए तो वैसे लिया जा सकता है। फिर उसके बाद जब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बार डेवलप हो जाता है कि भाई चलो चैट जीपीटी का मॉडल डेवलप हो गया है, अब इसके बाद ये मॉडल डेवलप हो गया, अब भाई यूजर क्वेरी पे बात आती है। अभी इन मॉडल्स पे कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्परेचर, टॉपी, और मतलब मेजरली दो पैरामीटर्स जिनकी मैं बात करता हूँ, टेम्परेचर और टॉपी। अभी टेम्परेचर और टॉपी क्या रहते हैं, रैंडमनेस और एक्यूरेसी को डिटरमाइन करता है। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? अगर सपोज कर तू गूगल पे गया एंड अगर अभी तू गूगल पे एप्पल सर्च कर, है ना, एप्पल सर्च करने पे क्या आएगा? आईफोन आएगा, एप्पल आएगा, राइट। तो ये रैंडमनेस क्या है? एक पूरा फोन, एक पूरा टेक्नोलॉजिकल, एक पूरा ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और एक नॉर्मल फ्रूट है। तो ये जो रैंडमनेस है, दिस इज द थिंग जो एलएलएम्स में रहती है। अभी ये चीज अगर आप फाइन ट्यून खुद के एलएलएम को बना रहे हो तो आप फाइन ट्यून कर सकते हो, बट एलएलएम में ये रैंडमनेस काफी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए अगर तू देखेगा तो एलएलएम कई बार आंसर सही नहीं दे पाता, या जो भी आपकी क्वेरी है उसको काफी डिफर करके बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रेक्टिफाई दिस, आई एम नॉट एबल टू करेक्टली गिव यू एन आंसर फॉर दिस। तो एक वो पैरामीटर रहता है, बाकी फिर जो एक्यूरेसीज और उन सब के पैरामीटर्स रहते हैं उस पे ये पूरा वो काम करता है। तो एलएलएम की यार वर्किंग इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स आई वुड से, बिकॉज पूरा ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करते हुए चलता है। इफ यू गो एकदम डीप क्रक्स में तो फिर वो आपके डीप लर्निंग मॉडल्स, न्यूरल नेटवर्क्स, उन सब में चला जाएगा। बट अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो एलएलएम का ये काफी सारा डेटा एक उसमें फीड किया, एक मॉडल में फीड किया, और वो मॉडल फिर जैसे भी यूजर क्वेरी उस हिसाब से उस डेटा को प्रोसेस करके, चंक करके, तोड़ मड़ोड़ के आपको प्रोवाइड कर रहा है। भाई ये तो हमने देखा कि जनरेटिव एआई हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं। अब एक दूसरा एस्पेक्ट आता है जनरेटिव एआई में कि हाउ टू यूज जनरेटिव एआई, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी वास्ट फील्ड टू डिस्कवर। क्योंकि हम मार्केट सिनेरियो के हिसाब से देखें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो हम हाउ टू यूज जनरेटिव एआई? यार जनरेटिव एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करने में सबसे पहले तो यही रहता है कि देयर शुड बी सम कंप्लायंसेस, सम रेगुलेशंस टू यूज देम, बिकॉज यू नेवर नो टेक्नोलॉजी कब हाथ से निकल जाए। अगर जनरेटिव एआई को ढंग से ट्रेन ना किया जाए, मतलब आई माइट बी एक्सप्लिसिट हियर, बट अगर जनरेटिव एआई को ढंग से ट्रेन ना किया जाए तो जनरेटिव एआई तुम्हें बॉम्ब बनाने तक का आइडिया दे सकता है। एंड जनरेटिव एआई इज वे टू एक्सप्लिसिट, क्योंकि जनरेटिव एआई के पास कोई फिल्टर नहीं होता है। इसको एग्जांपल के साथ और एक्सप्लेन कर कि कैसे अगर ढंग से ट्रेन नहीं किया गया तो क्या कर सकता है। ठीक है, सपोजिटली बीच में जनरेटिव एआई, आई थिंक गूगल का था, किसी का था, दे रिलीज देयर जनरेटिव एआई मॉडल एंड इट वाज वे टू फॉल्टी, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं थी, व्हाटएवर बी द अंडरलाइंग रीजन। फॉल्टी मींस गलत आंसर दे रहा था। हाँ, इट वाज नॉट एक्यूरेट एंड काफी आई वुड से काफी शिटी आंसर्स दे रहा था, माइंड मी विद फॉर द लैंग्वेज, बट काफी ऐसे आंसर्स दे रहा था जो कि नहीं थे एक्यूरेट और टू द पॉइंट। अभी जनरेटिव एआई का इफ यू आर आस्किंग मी द एग्जैक्ट यूजेज, सी जनरेटिव एआई आजकल के टाइम में जहां फोन हर किसी के पास एक्सेसिबल है, एक 5 साल के बच्चे से लेके एक 80-90 साल के सीनियर सिटीजन तक, एवरीवन यूजेस देयर फोन। एंड
जनरेटिव एआई समथिंग जो कि अब लोगों को धीरे धीरे पता चलते जा रहा है कि एग्जैक्टली कैसे, क्योंकि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन में देखोगे तो आई थिंक हार्डली 1 करोड़ लोग हैं जो जनरेटिव एआई प्रॉपर्ली यूज करते हैं, वो भी रेगुलर यूजर्स नहीं है। उनमें से भी मोस्टली आपके जितने भी B2Bs हैं, जितने भी एंटरप्राइज ब्रांड्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल ब्रांड्स हैं, कंपनीज है, वो यूज करते हैं, या फिर एक लिमिटेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स है वो यूज करते हैं। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग डोमेन से बाहर निकल के देखें, हम अपने घर वालों से पूछे जनरेटिव एआई क्या होता है, चैट जीपीटी क्या होता है, तो उन्हें पता नहीं होगा इस चीज का आइडिया। बट एज यू सेड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रिसेंट टाइम्स में हाईएस्ट पेड जॉब्स में से एक थी, क्योंकि इट वाज लाइक आप डेवलप तो कर लोगे बॉट, लेकिन उसको यूज करने के लिए भी आपको प्रॉम्प्टिंग चाहिए। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज बेसिकली लाइक आप जो चैटबॉट है उससे इंटरैक्ट कर रहे हो, इंटरैक्ट करके बेस्ट क्वेरी का आंसर निकालो, एंड दिस आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन कि एलएलएम डेवलप कैसे होता है। तो इतनी सारी क्वेरीज में अगर तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो होता है जो एक क्वेरी लिखता है चैट जीपीटी या किसी भी एआई ट्रेन मॉडल के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्वेरी नहीं लिखता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक एलएलएम या एक चैटबॉट से कॉन्वर्सेशन करता है। एग्जैक्टली तो वो ये देखता है कि भाई कौन सी क्वेरी बेस्ट है, तो वो उस क्वेरी को रिफाइन करता है, राइट। तो जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया था, तो ए स्मार्ट था, बी अपने आप को हार्डवर्क करके रिफाइन करा, तो यहाँ बी को प्रॉम्प्ट इंजीनियर समझ, बी अपनी क्वेरीज को ए के लिए रिफॉर्म करता जा रहा है कि भाई ए को कौन सी क्वेरी समझने में इजी रहेगा और कौन सी क्वेरी इसके लिए बेटर रहेगी, राइट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का पूरा रोल यही रहता है कि भाई अगर सपोज मैं एक कंपनी हूं और मेरे को एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर मेरी जितनी भी क्वेरीज है, मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट है, चाहे वो मेरे डेटा से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे क्लाइंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उसको एक चैट मॉडल को दे और कैसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स निकाल पाए। क्योंकि अगर तू चैट जीपीटी को देखेगा, ये काफी बड़ा एक आई वुड से ये वाला एक काफी बड़ा फॉल्ट था, यू कैन से, और ये काफी लोगों ने एक्सप्लॉइट भी किया है। अगर चैट जीपीटी को तू पूछेगा कि व्हाट इज 2+2, इट विल से 4, बट अगर इफ यू टेल दैट कि भाई 2+2 4 नहीं होता, 5 होता है, यू चेक अगेन, तो वो अपॉलॉजी देके बोलेगा सॉरी 5 होता है, क्योंकि इट्स स्टिल अंडर डेवलपमेंट, राइट। अभी ये चीज का फायदा लोग उठा लेते हैं, ये चीज का पता लोगों को रहता नहीं कंपनीज वगैरह का, तो इसमें गलतियां काफी हो जाती है और इट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ डेटा लॉस एंड प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ टाइम्स कंपनी सफर अ लॉट ऑफ लॉस, राइट। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली जॉब रहती है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर के और भी रोल्स रहते हैं, बट हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाते नहीं, बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल, हाँ एज यू सेड, मैं क्वेश्चन को पहले पूरा कंप्लीट करता हूँ, एआई का यूजेज, राइट, एआई का यूज कौन कर सकता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल, जैसे अब ये स्पेसिफिक आपको पता रहेगा कि भाई मॉडल को कैसे ट्रेन करना है, मॉडल की क्या क्वेरीज देनी है, सेम चीज क्या क्या काम कर सकते हो। देखो एआई मेरे हिसाब से कहाँ का एम्प्लॉय कर सकते हो, एआई उन जगहों पे डाल सकते हो जहां पर आपको इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कोई भी काम ऐसा चाहे इमोशनली कुछ ऐसा वैल्यू होल्ड नहीं करके, वो काम आप एआई से रिप्लेस करो। मेरे को डेटा एंट्री करनी है, डेटा एंट्री रिडंडेंट जॉब है, डेटा एंट्री में मैं 6 घंटा देने से बढ़िया मैं एआई को दे दूंगा। मेरे को सपोज ईमेल फॉरवर्डिंग करनी है, मैं एआई को बोल दूंगा वो काम करना है। एंड प्रॉबेबली डाउन द लाइन फ्यूचर में यार अगर कुछ ऐसा काम है जो ह्यूमन लेबर का वो है या बहुत इंटेंसिव काम है, यू गिव इट टू एआई। एनवीडिया वगैरह ने यही किया है, कंस्ट्रक्शन साइट में दे गॉट दिस थिंग, एआई वाला जितना भी यूज केस हुआ है। तो आई वाज रीडिंग समवेयर इट वॉज अबाउट द कंस्ट्रक्शन मटीरियल और उन सबको एनालाइज करने के लिए आई थिंक एनवीडिया, आई एम 90% श्योर एनवीडिया था। एंड देन देयर आर अदर कंपनीज एज वेल। अब इफ यू विल सी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि एआई को वो लेके अपना एआई को कैरी फॉरवर्ड करके दे आर रेजिंग फंड्स एंड प्री सीड फेज में विदाउट एनी सोल्यूशन एज वेल, बिकॉज दे हैव एन आइडिया जो उन्हें लगता है बनेगा, चाहे वो डेवन एआई हो कुछ भी हो। तो आई वुड से एनीवन फ्रॉम एनी एज ग्रुप, एनी वर्क एक्सपीरियंस, एनी डोमेन कैन यूज जनरेटिव एआई। अगर मैं एक रेस्टोरेंटियर हूँ, मैं जनरेटिव एआई यूज कर सकता हूँ मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बचाने के लिए, तो मेरा मार्केटिंग वाले का खर्चा बचेगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप पूरा ही रिप्लेस कर दोगे उस जॉब को, बट एक हद तक अगर मेरे को पैसा बचाना है या एक हद तक मुझे अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आई कैन डू दैट, राइट। एंड टू बिग कंपनीज जहां मुझे डेटा ट्रांसफर, डेटा माइग्रेशन या फिर इनवॉइस से रिलेटेड कुछ काम हो, उन सब के लिए भी जनरेटिव एआई काफी यूजफुल है। तो हाँ, यूज केसेस काफी सारे हैं भाई, तूने बहुत सारी यूज केसेस बता दिए। एंड जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो ये चीज रहती है कि ये बहुत सारे लोगों की जॉब ले जाएगी। तो तेरा क्या पॉइंट है इस जनरेटिव एआई को लेके कि ये लोगों की जॉब ले जाएगी या कि नई जॉब क्रिएट होंगे? यार देख, इस पे आंसर काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि ये आंसर सबका बहुत अलग रहता है। अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, अगर हाँ प्लेसमेंट नहीं लग रही है लोगों की तो वो यही रीजन देंगे घर वालों को कि एआई जॉब ले जाएगी हमारी, बट हाँ वो चीज़ नहीं है। अगर हम एआई को बहुत क्लियर कट में देखें तो एआई जॉब लेने नहीं आई है, एआई जॉब में हेल्प करने आई है। यार अभी सिंस हम सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट फॉर यू,
कितनी बार होगा तूने खुद से कोड लिखा होगा अपने फर्स्ट जितना भी शुरू में था, कितनी बार खुद से कोड लिखा है? मुझे जब से चैट जीपीटी आया एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं। एक बात बता, मुझे कौन सी लैंग्वेज में तू कोड लिखता है? C++, है ना? तो ये जितने भी फंक्शन कॉल्स हैं, जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये सब बनाना कितना टाइम टेकिंग था पहले? इट इज वेरी टाइम टेकिंग, राइट? काफी टाइम टेकिंग है। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे अगर मैं पाइथन जावा में भी देखूं, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मैं डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पढूं, है ना? मुझे पूरे सिंटैक्सेस कहाँ से देखूं। मैं 36 घंटे की वीडियो देखता था कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये चीज कैसे होगी। अब अगर सेम काम चैट जीपीटी रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस मतलब तुम्हारे को उसमें हेल्प कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, मैं इतना कह रहा हूँ आइडिया तुमको है, बट खुद से करने का क्यों टाइम वेस्ट करना? अगर वही काम चैट जीपीटी रिप्लेस कर रहा है, या वही काम कोई और भी, मैं चैट जीपीटी को एब्रीविएट कर रहा हूँ बट बहुत सारे हैं, जेमिनाई है, देन तुम्हारे पास मिस्ट्राल है, देन पो है, देन ब्लैक बॉक्स है, काफी सारे हैं। तो अगर ये सारे जितने भी AI बॉट्स हैं, अगर ये रिप्लेस कर रहे हैं इस चीज को, और ये तुम्हें हेल्प कर रहे हैं किसी तुम्हारे प्रोजेक्ट को या तुम्हारे आइडिया को लेवरेज करने में, देन व्हाई वोंट यू यूज इट? मेरा अगर भाई तो ठीक है कि कोई बंदा चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल यूज कर रहा है अपनी हेल्प के लिए, तो अब बहुत सारे लोगों का काम तो चैट जीपीटी कर रहा है ना। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि 8 बंदे जो एक काम मिलके कर रहे थे, अब वो काम एक बंदा कर सकता है, तो 7 लोगों की तो जॉब चली गई ना यार। डेफिनेटली देख, 7 लोगों की जॉब गई, उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी। हाँ, ईमेल मार्केटिंग ये सब चीजों में अगर आप देख रहे हो तो जॉब डेफिनेटली गई, बट उस केस में यहाँ मेरा आंसर कंट्रोवर्शियल होना स्टार्ट होगा। 2 चीजें। पहला, लोगों को अपस्किल करते रहना चाहिए। यू कैनॉट रियली गो रिडंडेंट ओवर द फैक्ट, और यू कैनॉट रियली गो मोनोटोनस ओवर द फैक्ट कि भाई मेरी एक ही जॉब है ईमेल मार्केटिंग की, मुझे वो करनी है। और ऐसा नहीं है कि भाई जॉब से निकाल दिया जाएगा, आप AI बॉट को ट्रेन करो आगे। ऐसा हो रहा है कि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। डेफिनेटली जितने ले ऑफ्स हैं, मेजर ले ऑफ्स आ रहे हैं कंपनीज के, काफी कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं अपना पूरा फोकस AI पे। बट वही है यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि टेक्नोलॉजी एवर ग्रोइंग है। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम तक स्टिक करके नहीं रह सकते हो किसी एक चीज पे, तो आपको अपने आप को बेटर और अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा काम, अगर इमेजिन करो, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि भाई मेरी जॉब बहुत सिक्योर है, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी AI वुड ईट दैट जॉब अभी मैं अपने एक प्रोजेक्ट की अगर बात करूं, तो मेरा एक प्रोजेक्ट जो मैंने काम किया था, डी नोवो पेप्टाइड जनरेशन। तो पेप्टाइड जनरेशन इज समथिंग जो कि बहुत कम्बरसम है। मतलब आप इजीली प्रोटीन्स को वो नहीं कर सकते, मैप नहीं कर सकते, आप सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक तो लेबोरेटरी चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको वो पूरा एनवायरनमेंट और वो पूरा सेटअप चाहिए, विच इजीली कॉस्ट्स इन लैक्स बॉस। तो उस चीज को ब्रिज करने के लिए मेरा आइडिया ये था कि पहले मैं एक डी नोवो पेप्टाइड जनरेशन, मैं सीक्वेंसिंग करूंगा पेप्टाइड बॉन्ड्स के, डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स लूंगा, सीक्वेंसेस बनाऊंगा, खुद से सीक्वेंस करूंगा। अभी अगर वो सीक्वेंस मेरे प्रोटीन डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उस सीक्वेंस को एज इट इज छोड़ दूंगा। बट अगर वो सीक्वेंस नहीं है, सपोज मेरे प्रोटीन डेटाबेस, मेरे एग्जिस्टिंग प्रोटीन डेटाबेस में, सपोज मेरी कोई कंपनी मेरे एग्जिस्टिंग प्रोटीन डेटाबेस में वो नहीं है, तो फिर मैं उसके जितने भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं, काफी सारे पैरामीटर्स थे, है ना, वो सब निकालूंगा। टैडम स्पेक्ट्रोग्राफी वगैरह मैंने करी थी, उसमें काफी सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स थे, व्हिच आई टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट हाँ, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे मैं उसके कैलकुलेट करूंगा, जितना भी मॉलिक्यूलर मास वगैरह है, डीके रेट वगैरह है, जो भी है कैलकुलेट करके देन आई विल गो फॉर द विजुअलाइजेशन पार्ट। तो उससे मुझे इजीली पता चल जाएगा मेरा मॉडल, मेरा जो पेप्टाइड है वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, एंड देन आई कैन एम्प्लॉय इट इन ड्रग जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अब तो ये देख कि मैं लाखों का काम, सेटअप का काम, वो एम्प्लॉयज रखने का काम ब्रिज कर रहा हूँ, वो टाइम मैं ब्रिज कर रहा हूँ कि भाई एक पेप्टाइड सीक्वेंस को मेरे को इस चीज में, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं 100% एक्यूरेट हूँ या ये आइडिया एकदम ब्रिलियंट है कि इट वुड जस्ट रेवोल्यूशनराइज जेनेटिक लैंडस्केप, ऐसा नहीं है। बट एक जो छोटा सा स्टार्ट है, एक जो छोटा सा वो है इनिशिएशन है, जो वो चीज इस आइडिया से हो गया। अभी अगर मेरे को एक बार पता चल गया कि भाई ये नए पेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं, ये नए पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो आई कैन जस्ट ट्राई ऑन दैट कि भाई ये रियल लाइफ में सस्टेन करेंगे कि नहीं। अब इससे ये होगा कि मैं फालतू के पेप्टाइड सीक्वेंसेस नहीं करूंगा कि भाई मुझे अगर इन दोनों को सीक्वेंस करके कुछ ऐसा सा नया पेप्टाइड मिल रहा है जो कि रिजेंबल कर रहा है मेरे किसी और प्रोटीन सीक्वेंस में, किसी और बेस सीक्वेंस पे, तो मैं उस पे टाइम वेस्ट ना करके एक नए पेप्टाइड सीक्वेंस पे काम करूंगा, तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मेरा फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ेगा। फॉल्ट टॉलरेंस कैसे? भाई मेरे को फालतू के उसमें रिसोर्सेज स्पेंड करने नहीं पड़ेंगे। सेम चीज क्लाउड ऑटोमेशन के लिए भी मैंने करी थी। क्लाउड ऑटोमेशन का क्या था कि अगर कोई एक स्पेसिफिक कंपनी है और कोई डिजास्टर प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो वो कंपनी का जितना भी डेटाबेस है या जिस भी क्लाउड पे वो स्टोर्ड है या जो भी उसका कोड है, वो
माइग्रेट हो जाएगा और मिटिगेट हो जाएगा रिस्क। कैसे? अभी मेरा ऑन प्रेमाइज सर्वर है चेन्नई में, पिछले साल फ्लड्स आए थे, तो ये फ्लड्स में काफी कंपनीज डिस्टर्ब होती है। और चेन्नई भी छोड़ो, यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, 6-6 घंटे 7-7 घंटे के लिए कंपनी बंद पड़ जाती है क्योंकि सर्वर ओवरलोड हो जाता है। गंगम स्टाइल वाला जो कांड हुआ था 2011 में, पहली वीडियो थी जो आई थिंक, पहली वीडियो तो नहीं कहूंगा बट हाँ वो वीडियो ने काफी इट टुक द इंटरनेट बाय स्टॉर्म, राइट। तो उस टाइम पे YouTube कुछ 3-4 घंटे के लिए बंद हुआ था, फिर काफी कंपनीज जो बंद होती। अब इन कंपनीज को अगर हम देखें, भाई इन कंपनीज का आर्ली रेवेन्यू ही कितने मिलियंस में जाता है। तो अभी वैसा एग्जांपल एक लेके कि भाई अगर ऐसी कंपनीज डिस्टर्ब हो रही है, मैंने कहा कि चलो स्मॉल स्केल में इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो वहां पर मैंने काफी सारे LLMs वगैरह को फाइन ट्यून किया, एंड देन व्हाट आई गॉट वाज कि मैंने ऑटोमेशन का वो लगाया। सो आई यू नो समवॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेशन इनटू दिस फाइन ट्यून LLM ऑफ माइन। उसमें मैंने क्या किया कि अगर कोई भी डिजास्टर प्रिडिक्ट हो रहा है तो मेरा जो चैटबॉट है, जो मेरा चैटबॉट नहीं कहूँगा, जो मेरा AI स्वीट है पूरा, वो उस पूरी कंपनी को या उस पूरे डेटाबेस को या उस पूरे कोड को माइग्रेट कर देगा एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में, यूजर के कंसेंट के साथ। तो अभी उसमें क्या बचा? तुम्हारा टाइम बचा, उसमें तुम बैकअप कर पाओगे। अब इसका सबसे वाइबल एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये IRCTC दिवाली के टाइम पे आपकी साइट क्रैश हो जाती है। अब लोड बैलेंसिंग वगैरह वाला जो फैक्टर रहता है क्लाउड में, आपको खुद से एम्प्लॉय करना पड़ता है कि भाई देखना पड़ेगा कब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कब फ्रीक्वेंसी कम है, और वीकेंड्स वगैरह का भी आपको फिक्स नहीं रहता। तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। भाई हम काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए, बट कोई बात नहीं। तो हमारा मुद्दा ये था कि जॉब तो 100% बहुत सारे लोगों की जाएगी, क्योंकि AI जो काम कर रही है बहुत सारे बंदों का काम बहुत कम टाइम में कर दे रही है। तो अगर कोई बंदा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है किसी कंपनी में, उसको अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उसकी जॉब सिक्योर रहे? डेफिनेटली AI के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। AI के साथ काम करना सीखना है, AI पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ AI के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। कैसे? यार देखो, सबसे पहला तो AI तुम्हारा काम खाता नहीं, तुम्हारा काम इजी बनाता है, पहली बात है ना। तुम्हारा 12 घंटे का काम AI 6 घंटे में करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी 12 घंटे की जॉब को 6 घंटे में खत्म करो। जो एक्स्ट्रा 6 घंटे तुम्हें मिल रहे हैं वो उसलिए नहीं मिल रहे हैं कि भाई तुम आराम करो, वो उसलिए मिल रहे हैं कि तुमको डिफरेंट प्रोडक्टिव चीज लेके आओ। तो AI जॉब खाने के लिए नहीं आया, AI तुम्हें और प्रोडक्टिव, तुम्हारे दिमाग को और एक नए होराइजन, एक नए डोमेन में ले जाने आया है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो AI जॉब खाने का कोई काम नहीं करेगा। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, द फर्स्ट थिंग दे शुड डू इज, जितने भी टूल्स वगैरह उनको पहले जो शायद 2 या 3 घंटा लेते थे, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अब AI की मदद से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे में सारा काम खत्म हो जाता होगा। तो वो सारी चीजें AI इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पहले यूज करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चीटिंग करें या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सारा काम AI को दे दे कि भाई क्लाइंट वाइट ऐसे जाए, बट कई चीजें ऐसी होती हैं। अब जैसे काफी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं पूरी ना पढ़ के अपने AI बॉट को ट्रेन कर लूँ अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टेक स्किल तो है, तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ के एक AI बॉट अपना ट्रेन कर लूँ कि भाई मेरे को इस डॉक्यूमेंट से सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे, तो वो मेरा काम इजी करेगा। तो वैसे ही AI से डरना नहीं है, AI के साथ काम करना सीखना है, और वो देखना है कि आप अपना काम कैसे प्रोडक्टिव बना पा रहे हो। मैं अगर एक टीचर हूं तो मैं टीचर्स का क्या रहता था कि टीचर्स, मेरी मम्मी भी खुद टीचर है, तो मेरे को याद है कि वो लेसन प्लान बनाती थी रात को 12-12, 1-1 बजे तक। अब लेसन प्लान वाला काम आप AI को दे दो कि मुझे अपनी क्लास में कल ये पढ़ाना है, मेरे बच्चों, आप टाइटल, हेडलाइन, हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन की क्या पढ़ाना है वो लिख के दे दो, तो वो AI आपको दे देगा। अब वो जो AI आपको कंटेंट दे देगा, वो ह्यूमनली कनेक्ट, वो चीज तो ऑब्वियसली टीचर, और अभी हमारी कॉन्वर्सेशन जो चल रही है ये भी इमोशनल कनेक्ट, ह्यूमनली कनेक्ट पे चल रही है। हम 2 AI को बैठा देंगे, कोई पॉइंट नहीं। आप बार्ड और GPT को साथ में बैठा दो, कोई पॉइंट नहीं है उनके बात का, क्योंकि दैट इज नॉट ह्यूमनली। तो जहां इमोशंस नहीं है वहां AI को एम्प्लॉय करो यार, सिंपल सी बात है। 20 ईयर 30 ईयर डाउन द लाइन AI और कहां पहुंच चुका होगा? 20 ईयर 30 ईयर्स डाउन द लाइन AI 2 चीजें करेगा, या तो काफी बड़ी लीप लेगा या काफी बड़ा डाउनफॉल लेगा। और जैसा ट्रेंड अभी चल रहा है, व्हाई डाउनफॉल, पहले ये बता यार। डाउनफॉल AI का ये भी है कि लोगों को एक्सेप्टेंस, कई फैक्टर्स में लोगों को लग रहा है कि AI जॉब खाएगा। अगर तू एक टाइम का ट्विटर इंस्टेंसेस और हैशटैग्स देखे, जब डेविन AI वगैरह निकला था, बट जिन लोगों को ये लग रहा है कि AI जॉब खाएगा, ये तो उन पे डिपेंड ही नहीं करता ना, वो AI यूज करें या ना करें, उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे बॉस को पता है कि AI यूज करो, तुम्हारा काम आसान हो रहा है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अगर ये यूज नहीं करोगे तुमको फायर कर दिया जाएगा। यार फायर कर दिया जाएगा, बट वही चीज है ना कि आपका अगर AI जितने भी सर्विसेज है उनका यूजर बेस फिक्स रहा या रेकरिंग नहीं रहा, या सपोज आज मैं AI यूज कर रहा हूँ, आज मेरी कंपनी में मस्त AI यूज कर रहा हूँ, कल को मेरे बॉस ने कहा कि नहीं यार ये काम भी मैं ऑटोमेट कर दूंगा AI से, तू चला जा, तो
यू आर टर्निंग यूजर्स अगेंस्ट योर सेल्फ ओनली। उसमें एक्सेप्टेंस का चांस एक मैं कहूंगा कम है, मतलब हो सकता है डाउनफॉल, ये एक वर्स्ट केस है। 99% 98% AI would definitely boom। कहाँ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, और कहाँ जाएगा हेल्थ केयर में AI would leave would be impeccable। कैसे यार, कुछ भी कोई भी नया डिजीज है, कुछ भी नया प्रिडिक्शन है, डिजीजेस कैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस है। अभी ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या रहता है, आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपको यही नहीं पता है कि आपकी बॉडी कब खुद के खिलाफ एंटीबॉडीज या खुद के खिलाफ ऐसे एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे जो खुद को हार्म करेंगे। उस केस में AI ले आओ, जेनेटिव AI जेनेटिक्स के थ्रू। अभी आप काफी सारे जेनेटिक मॉडल्स को ट्रेन कर दो एक LLM में, और उसके बेसिस में आप प्रिडिक्ट करो कि आपका जो करंट जेनेटिक जो मतलब जो भी बच्चा है या जो भी बेबी अभी जो बॉर्न नहीं है, उसकी जेनेटिक्स वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, है ना। उसके बाद AI आप कहाँ डाल सकते हो, AI मार्केटिंग वगैरह में आ जाएगा। मार्केटिंग वगैरह के लिए जब आपको क्रिएटिव ना वो चाहिए, वीडियो जनरेशन चाहिए, टेक्स्ट जनरेशन चाहिए, AI वहाँ आ जाएगा। ये तो अभी होने लगा है। बट वीडियो जनरेशन और इमेज जनरेशन अभी भी लिमिट्स है, बेसिक लेवल पे हाँ, काफी बेसिक है। बट हाँ 20 ईयर्स 30 ईयर्स डाउन द लाइन में तो देख पाएगा कि AI जनरेटेड मूवी आ रही है, AI जनरेटेड सीरियल्स आ रहे हैं, AI जनरेटेड गाने चल रहे हैं। और AI का अगर मैं यूज केस बोलूँ तो डेफिनेटली स्पेस वगैरह में AI अपना काफी मार्क छोड़ेगा, क्योंकि स्पेस इज अ वेरी स्पेस वगैरह में कैसे छोड़ेगा, स्पेस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो कहाँ अपना नेक्स्ट मिशन या एक्सपेडिशन ले जाना चाहिए, कैसे कितना, मतलब एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस देना कि भाई अगर मेरा एक स्पेस स्टेशन या फिर सपोज एक सैटेलाइट में लॉन्च करूंगा तो कितना उसका वो रहेगा, कितना ऑर्बिटल टाइम रहेगा, क्या पर्पस रहेगा, या मैंने एक रॉकेट लॉन्च किया क्या उसका रेट रहेगा, मतलब क्या उसका एक सक्सेस रेट रहेगा, क्या लैंडिंग रेट रहेगा। एंड देन सब्सिक्वेंटली एनालिसिस के लिए भाई किसी रॉक को एनालाइज करना, अगर मार्स वार्स पे किसी रॉक को एनालाइज करना मेरे प्रीवियस एग्जिस्टिंग रॉक से कि क्या ये रॉक पहले एग्जिस्ट कर चुका है हमारे उसमें। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आप सैंपल का वेट करते हो वहां से आने का, भाई कि सैंपल आएगा फिर हम टेस्टिंग करेंगे, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो उस चीज को डायरेक्टली AI को फीड करा के यू जस्ट टेक द रॉक, यू जस्ट टेक द व्हाटएवर सैंपल, सीधा आउटपुट हमारे पास आएगा, यू गेट द आउटपुट, एवरीथिंग इज सो फास्ट एंड कनेक्टेड, यू कैन डू इट लाइक दैट। उसके अलावा यार AI बैंकिंग सेक्टर में तो है ही है। बैंकिंग सेक्टर में आपका लोन वगैरह मैनेज करने के लिए और इन सब के लिए तो अभी करंट हुआ है, और बाकी AI आप सोचो जिस चीज में उसमें आ जाएगा AI। अगर हर बंदा हर फील्ड में AI यूज करने लगेगा तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी तो एक टाइम के बाद बहुत कम हो जाएगी ना। अब हर बंदा AI पे डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, तो वो अपना सोचना ही बंद कर देगा। तो ये एक डिसएडवांटेज नहीं है AI का यार? डिसएडवांटेज मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा है, एंड मैंने अभी पहले भी मेंशन किया, AI पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, AI के साथ काम करना है। साथ मतलब कोलैबोरेटिव वे में। अगर आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, AI would never give you right और 100% करेक्ट आंसर्स। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। AI को चाहे आप कितना भी ट्रेन करो, एक जो क्राइटेरिया रहता है कि 100% एक्यूरेसी, आपका लॉस होगा ही होगा कहीं डेटा का, आप 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अगर इंसान अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएगा, अगर खुद की कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं लगेगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद AI रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई नया डेटा होगा ही नहीं डालने को। AI प्रीवियस एग्जिस्टिंग डेटा पे काम कर रहा है जो कि ऑलरेडी ह्यूमंस ने ही बनाया है। अगर मैं कोई मैथ्स की बुक की बात करूं, अगर मैं कोई मैथ्स के सॉल्यूशंस की बात करूं, अगर मैं कोई इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं किसी भी थीसिस की बात करूं, तो वो इंसानों ने लिखा है खुद से बैठ के, इंटरेस्ट के बेसिस पे लिखा है खुद से बैठ के। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सपोज आज के दिन से आने वाले 10-15 साल तक इंसानों ने कहा हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम AI पे डिपेंडेंट है, आपके पास AI पे चीजें आना बंद हो जाएंगी। आप करोगे, आप नई इन्वेंशन क्या लेके आओगे? आपके पास 2022 तक का डेटा है सारा, उसी को लोगे, उसी को बनाओगे, उसी में चीजें डालोगे, फिर ये नोबेल प्राइज, ऑस्कर, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, फिर इनका कोई पॉइंट नहीं है। तो आई वुड से इसमें जो डिपेंड होने की बजाय अगर तुम साथ साथ में AI के साथ काम करते हो, रिस्पॉन्सिबल वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी चीज में। अगर आप रिस्पॉन्सिबली किसी चीज हम टोटली डिपेंड नहीं हो सकते AI पे। exactly. हम उससे एक हद तक आउटपुट ले सकते हैं, फिर उस आउटपुट को हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली आप और अगर हम टोटली उस आउटपुट पे डिपेंड है तो हाँ ये हो जाएगा कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी या कॉग्निटिव स्किल्स खत्म होने लगेंगी, हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं रहेगा हम कर क्या रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, आप GPT यूज करके आप GPT यूज करके इनोवेशन तो रोक ही रहे हो, साथ ही में जो दिमाग में पहले वो भी हटा रहे हो, क्योंकि आप डिपेंडेंसी GPT को बोल रहे हो यार ये तो कर ही लेगा, फिर एक टाइम आएगा इंसान बोलना छोड़ देंगे।
So you would be reverse aging based on AI. So AI is that is why dangerous as well. इसीलिए लोग कहते हैं AI dangerous भी है. तो dangerous उसलिए नहीं कि जॉब कहाँ जाएगा. पैसा है यार, AI में बहुत पैसा है. AI में आप देखो कितना ज़्यादा पैसा है. Nvidia का मार्केट कैप इज ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन राइट नाउ. काफ़ी सारी कंपनीज है जिनका अभी फोर्ब्स ने टॉप 100 AI उनकी रेवोल्यूशनरी लोगों की लिस्ट निकाली. तो पैसा बहुत है. बट ये जब जिस दिन क्रिएटिविटी बंद हुई, एआई वगैरह सब बंद हो जाएगा. भाई जनरेटिव एआई की हेल्प से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? ओके यार, क्योंकि मार्केट में ऐसा कहा जा रहा है या मार्केट में ऐसे बहुत सारी न्यूज़ है कि जनरेटिव एआई से बहुत पैसा बन सकता है, तुम ये कर सकते हो, ये करोगे बहुत पैसा बनेगा. तो व्हाट इज अ राइट वे टू अर्न मनी बाय यूजिंग जनरेटिव एआई? 2 तरीके हैं इसके. या तो पहले आप जनरेटिव एआई के खुद डोमेन में घुस जाओ, आप बन जाओ एक ऐसी कंपनी जो जनरेटिव एआई के प्रोडक्ट्स अप्लाई करती है, जैसे चैटबॉट्स हो गया या एआई सर्विसेज हो गया. या आप ऐसी कंपनी में काम करने लग जाओ अगर आप कंपनी नहीं बना सकते तो. अगर आपको पैसा कमाना है तो उस केस में आप वैसी कंपनी में काम करो. और अगर मैं तेरे सवाल को उस वे में आंसर करूँ कि जनरेटिव एआई से लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, लेट बी वेरी ऑनेस्ट. जनरेटिव एआई एफिशिएंसी बढ़ाता है. जनरेटिव एआई आपके अपने दिमाग को इनहांस करेगा अपनी नॉलेज से जो उसके साथ अभी तक चली आ रही है. यू कंबाइन द टू. आप अपने, क्योंकि देखो जब आप जनरेटिव एआई में बात करते हो, मैं अगर चैट जीपीटी खोलूंगा, चैट जीपीटी अपना दिमाग लेके आता है. मैं अपने दिमाग से उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि भाई मेरे को सपोज एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी टास्क है कि मुझे एक स्टोरी लिखनी है एक जंगल के बारे में. ठीक है, एक जंगल के बारे में स्टोरी लिखूँ, तो उसके पास ऑलरेडी कितने सारे वो रहेंगे स्टोरी बोर्ड पैरामीटर्स कि भाई जंगल बुक भी है ना, और थोड़ा बहुत विजार्ड ऑफ ओस्ट से एग्जांपल ले लेगा. काफ़ी सारे एग्जांपल लेंगे, मैं जस्ट एन एग्जांपल मैं वो दे रहा हूँ. और फिर मैं अपना एक प्रॉम्प्ट डालूंगा कि मेरा जो थीम है वो ऐसा कुछ है. तो इमेजिन कर कि मैं उस दिमाग को और इस दिमाग को मिला के एक टीम वर्क कोलैबोरेटिव उसमें लेके एक नया आउटपुट जनरेट कर रहा हूँ. उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो जो काम मैं पहले सिर्फ अपने दिमाग से कर रहा था वो अब मैं जीपीटी के दिमाग को भी यूज करके कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगा. तो जो भी काम करूंगा एफिशिएंसी. बट हम किस तरह के आउटपुट के लिए एआई का यूज करें ताकि उन आउटपुट से पैसा बन सके? सो आई वुड से कि सेंसिटिव कामों में ना यूज करो. जो काम में इमोशनल कनेक्ट नहीं है या जो काम में ह्यूमन इमोशंस का कोई रोल है नहीं ज्यादा, है ना. लॉजिकल काम कर सकते हो आप. हाँ, आई वुड से लॉजिकल काम या ऐसे काम जो बहुत मोनोटोनस हो, या जैसे यार ये ईमेल मार्केटिंग हो गया, स्पैमिंग तो नहीं, वो ईमेल मार्केटिंग कह ले, और डेटा एंट्री कह ले, है ना, लॉग बुक फाइलिंग कह ले, या क्लीनिंग कह ले, डेटा क्लीनिंग. ये सब काम आप इसको दे सकते हो AI को, क्योंकि यू डेफिनेटली हैव टाइम टू डू बेटर थिंग्स, राइट. तो वो वाली चीज़. ये देखो एफिशिएंसी बढ़ेगी, डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगी तो यूज़र रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. तो अगर सपोज मैं एक ऐसी कंपनी हूँ, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ, चलो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप मतलब मैं भी देता हूँ. कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनी ले लें, है ना. अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनीज में अगर मैं ये देख लूँ कि भाई मैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल्स को कैसे इन्हांस कर सकता हूँ यूजिंग AI, तो मेरे को ये पता चल जाएगा मेरे को क्या बेटर करना है, क्या कम करना है अपने एग्जिस्टिंग मॉडल में. उस हिसाब से आई कैन मेक मनी. सेम चीज़ आई कैन डू फॉर से ट्यूशंस. अब मैं एकदम स्मॉल स्केल पे चला गया. मेरे को ट्यूशन स्टार्ट करना है, कंपटीशन बहुत है मार्केट में. मैं ट्यूशंस में मैं जेन को बोलता हूँ भाई मेरे पास आई हैव अ ग्रुप ऑफ से क्लास 6 स्टूडेंट्स, मेरे को इनको साइंस पढ़ानी बहुत क्रिएटिव वे में, राइट. मैं इनको क्रिएटिव वे में जेन के थ्रू जो भी मेरे को स्टोरी बोर्डिंग मिलती है, जो भी मेरे को नए तरीके मिलते हैं, उससे पढ़ाता हूँ. अभी इससे क्या होगा कि एक वर्ड ऑफ माउथ बनेगा कि यार ये टीचर तो काफी अच्छा पढ़ा रहा है बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में. सो डेफिनेटली आई विल पुल द क्राउड टू माई सेल्फ. सो once you increase the efficiency, the secondary parameter of money definitely comes to you. Okay.